हमने पिछले टॉपिक को जो एंड किया था वो था प्री कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द स्टेट। अब देखते हैं कंडीशंस क्या होती है वॉर को जस्टिफाई करने की। कंडीशन जो वॉर की है वो एक तरह से बहुत बड़ा कर्स है ह्यूमन बीइंग के लिए और उसके कल्चर के। कर्स यानी श्राप, क्योंकि वॉर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। एंशियंट टाइम से वॉर जो है कई सारे स्टेट्स के बीच में होता चला आ रहा है। अब वॉर ना हो, ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को या मानवता को पता नहीं कितने लंबे समय पे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कैसे इस वॉर को रोका जाए। और जो भी ये सवाल है, ये जड़ कहाँ से ली है कि कौन सी कंडीशंस है जो इसको जस्टिफाई कर सकती। तो पहले के जो दो हमारे इंडियन एपिक्स है, रामायण और महाभारत, शायद हमें इससे कुछ आंसर्स मिल जाए। अगर हम ये दोनों जो ग्रेट एपिक्स है इनको पढ़ें तो क्या दिखता है कि इनिशियली कोशिश करी गई, यानी कि सबसे पहले ये कोशिश करी गई कि वॉर ना हो, लेकिन फाइनली वॉर हुआ ताकि जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें हटाया जा सके और धर्म की स्थापना करी जा सके। चाणक्य ने अपनी बुक कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है कि बाई चांस ऐसा हो कि एक तरफ तो वॉर है और दूसरी तरफ संधि है और दोनों के जो बेनिफिट्स है, फायदे हैं, वो बराबर है, तो ऐसे में हमें संधि को चुनना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पीस के जो स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वॉर को जस्टिफाई करने की। अब कौन सी है? जैसे अगर बाहरी तौर पे खतरा है एकता और अखंडता को लेकर कंट्री के, और जिसको पीसफुल मेथड से या पीसफुल कोशिशों से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वॉर कर सकते हैं। अगर बाई चांस खतरा होता है ह्यूमन राइट्स के लिए नागरिकों की, चाहे वो स्टेट के हो, वर्ल्ड के हो, तो ऐसे केस में अगर बाई चांस विद्रोह हो जाए, जैसे इस्लामिक स्टेट्स का इराक के अंदर, या जो अत्याचार है तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर, या अगर नेटो स्टेट्स जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अगेंस्ट लड़ना हो, क्योंकि किसके से खतरा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को, तो ऐसे में जो है वॉर करा जा सकता है। अगर कोई स्टेट जो है वो डेंजरस वेपन्स डेवलप कर रहा है जो कि हार्मफुल है सिक्योरिटी और पीस के लिए, चाहे स्टेट का हो या स्टेट्स के लिए, और साथ ही साथ वर्ल्ड पीस के लिए भी खतरा है, ऐसी सिचुएशन में उसको जो है वॉर को जस्टिफाई किया जा सकता है उसके खिलाफ। जैसे वॉर अगेंस्ट जर्मनी, जापान और इटली, जो कि अलाइड फोर्सेस द्वारा किया गया था, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और अमेरिका के 1939 में, जो कि पूरी तरह से किस में बदल गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अलाइड फोर्सेस के अनुसार जो वॉर था वो किसके अगेंस्ट था, जर्मनी, जापान और इटली के, और वो पूरी तरह से जस्टिफाइड माना। जो सिटीजन है किसी भी स्टेट के, अगर वो पीसफुल लाइफ जी रहे और उनका जो एक जीने का तरीका है उसको अटैक करा जाता है टेररिस्ट द्वारा, ऐसे में क्या है भाई, आपकी शांति को भंग करने के लिए टेररिस्ट अटैक हो गया, ऐसे में स्टेट जो है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर डिक्लेयर कर सकता है उनके अगेंस्ट। जैसे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो दो सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और पेंटागन पे हुआ 11 सितंबर 2001 को, जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया था टेररिज्म के अगेंस्ट। तो अप्रूवल किसने दिया था, यूएन ने। अगर कोई भी एरिया जो स्टेट का है या स्टेट अपने आप में ही की जो प्रॉपर्टी है वो छिन जाती है या लूट जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वॉर को डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे 1962 और 1965 में चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए थे कुछ इंडिया के हिस्से, और फिर इंडिया ने उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो वॉर को जस्टिफाई करना कई बार आप कह सकते हैं, ये इसलिए होता है ताकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉर 1962 का, उसमें चाइना का जो क्लेम था कि वॉर इंडिया ने स्टार्ट किया, इसलिए वॉर जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट और सब्जेक्टिव माना गया। आपने अपने को बचाने के लिए कह दिया कि ये वॉर जो है उनने स्टार्ट किया। तो वॉर बेसिकली मानवता और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर माना जाता है। कई सारे स्कॉलर्स के लिए जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे वो बहुत ज्यादा दुखदायी थे कि इन्हीं वॉर्स के कारण कई सारी नई इन्वेंशन भी क्रिएट, मतलब कहने का ये है कि जब कुछ खत्म होता है तो उसके बाद जो नया बनता है वो उससे बेहतर होता है। तो
जो स्कॉलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो बहुत पेनफुल था, लेकिन फिर उसके बाद जो है कई सारे नए इन्वेंशन भी क्रिएट हुए। अब आता है डिसआर्मामेंट एंड वर्ल्ड पीस इन रेफरेंस टू जो स्टेट है उसको चाहिए ट्रेडिशनल वेपन्स ताकि वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को। ऐसे वेपन्स बहुत जरूरी है, पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिस्ट्रॉय किया जाए एटॉमिक, न्यूक्लियर, केमिकल और वायरस वेपन। इस तरह के वेपन्स का रिडक्शन होना, पहले इनको रिड्यूस किया जाए और उसके बाद उनके डिस्ट्रक्शंस, इसी को ही डिसआर्मामेंट कहते हैं। रिडक्शन पहले वेपन्स का और फिर उनके डिस्ट्रक्शन का, इससे जो तबाही होती है उसको जो है अगर कम किया जाए तो ये कहलाता है डिसआर्मामेंट। जो मीनिंग है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स का, उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है उसके पास कोई वेपन्स ही ना हो। जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही लाई, जिसके कारण जो आइडिया था डिसआर्मामेंट का या जो जोर दिया गया नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस पर, वो इसीलिए था क्योंकि इसके कारण ही बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी। कलिंगा में जब जीत हासिल कर ली और ये देखा कि कितना ज्यादा लॉस हुआ है लाइफ का वॉर के दौरान, तो जो किंग अशोका थे उन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए। ये इंसिडेंट है डिसआर्मामेंट का उस स्टेट लेवल पे। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 1899 में एक जो जगह थी वहां काउंसिल ऑफ 28 स्टेट्स, उन्होंने जो है रेजोल्यूशन पास किया, वो जो है पॉइजनस गैस का या जो भी डिस्ट्रॉयर वेपन्स है का प्रोहिबिशन कर देंगे। ये पहली बार जो है इन लोगों के द्वारा किया गया। अब आते हैं एटॉमिक वेपन्स और डिसआर्मामेंट। पीसफुल लाइफ के लिए ह्यूमन बींग्स की एस्टेब्लिशमेंट जो पीसफुल रिलेशनशिप का है और जो स्टेट्स होते हैं वर्ल्ड के, उसके लिए डिसआर्मामेंट एटॉमिक वेपन्स का बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया। अब इसके लिए स्कॉलर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट रखे हैं कि ये वेपन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आज की डेट में यूएस, रशिया और चाइना, इनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल एटॉमिक वेपन्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक ऐसे मैग्नीट्यूड पे जो कि कहीं ज्यादा घातक होंगे उन वेपन से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज हुए, जब अमेरिका ने अटैक किया था दो टाउन्स पर, हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बम से। मतलब इनका कहने का ये है कि जब अमेरिका ने पहले हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की जगह थे टाउन्स, उन पर जो एटॉमिक बम से हमला किया था, जब वो इतने घातक थे उस टाइम पे, आज उससे कहीं ज्यादा और घातक इनके पास हथियार या एटॉमिक वेपन्स है। इंडिया और पाकिस्तान के पास भी ऐसे वेपन्स हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एटॉमिक वेपन्स है छोटे छोटे स्टेट्स के, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया, इनको टेररिस्ट ग्रुप आसानी से हथिया सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज और बहुत ज्यादा तबाही होगी ह्यूमन लाइफ। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंसेस। बहुत सारी कंट्रीज जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की है, इनको 1945 के बाद आजादी मिली। अब क्योंकि इतने लंबे समय पीरियड से वो सर्व करते आ रहे थे, ये जो नए फ्रेम स्टेट्स थे ये काफी हद तक इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रहे, क्योंकि उन्होंने अपने को ये डेवलप नहीं कर पाए। ऐसे नेशन स्टेट्स जो है वो अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसे कम करें और मनी ज्यादा स्पेंड करें डेवलपमेंट के कर। और जो सुपर पावर्स है वर्ल्ड की, वो उनके साथ पार्टनरशिप करती है। जब कोल्ड वॉर हुआ था और उनको एक तरह से बढ़ावा दिया कि नहीं आप भी हथियार बनाएं, आपके पास भी हथियार होने चाहिए। नतीजा क्या हुआ, उनका एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस ज्यादा होने लग गया और ये नेशन जो है कर्जे में आ गए। दिस आर्मामेंट जो है एक तरह से प्रोवाइड करता है आपको एक रास्ता उसकी जो कर्ज है उससे बाहर निकलने, क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर एटॉमिक वेपन्स बाय एटॉमिक पावर। 1945 के बाद जो कंट्रीज जैसे यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया एटॉमिक वेपन्स को और अब ऐसा मार्केट ढूंढने लगे जहाँ पे अपने एटॉमिक वेपन्स को, टेक्नोलॉजी को बेच सके। ये लोग वॉर्स को बढ़ावा देने लग गए जो नए बने थे डेवलपिंग कंट्रीज, इनके बीच में कई सारे वॉर्स भी हुए, जैसे इंडिया पाकिस्तान, अरब इसराइल, ईरान ईरान, बहुत ज्यादा जान का नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ इन कंट्रीज की जो इकोनॉमीज थी पर भी बहुत बड़ा एक धक्का लग रहा था। इकोनॉमिक बर्डन ऑन सुपर पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच। कोल्ड वॉर जो है एक बहुत ही टेनस सिचुएशन थी, तनावपूर्ण सिचुएशन। यहाँ दोनों पार्टी जो है वो डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर नहीं कर रही थी एक दूसरे पे,
बल्कि तैयार खड़ी थी कि अगर हुआ तो वॉर करने के लिए वो पहले से तैयार थी और लगातार नए नए वेपन्स बनाती जा रही। जब ये नया स्टेट बना कोल्ड वॉर के बाद, तो दोनों ही यूएसए और सोवियत यूनियन ने कोशिश करी कि उस स्टेट को अपनी तरफ मिला लो और अब उस स्टेट को ज्यादा ताकतवर बना दो। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल गेम है इकोनॉमिक सपोर्ट का या डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, वो शुरू हो गया। एक कंपटीशन होने लग गया वेपन्स का यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। नतीजा क्या हुआ, जो स्टॉक है एटॉमिक वेपन्स का वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। काफी सालों के बाद जो दोनों सुपर पावर्स हैं उनको एहसास हुआ कि इकोनॉमिक बर्डन जो वेपन्स का है, वो जो ये होड़ लगी हुई है, उसका कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जो है उस पर असर पड़ा। और इसी रेस के कारण सोवियत यूनियन पे ज्यादा असर पड़ा यूएसए से। रेस में जैसे ना आगे निकलने की होड़ थी, ऐसे में इनके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ा। नतीजा हुआ कि अब दोनों सुपर पावर्स ने जो है नेगोशिएशन करने शुरू करे, आर्मामेंट के लिए थिंग्स कराई गई हेड्स के बीच में दोनों स्टेट्स के, और फाइनली जो है पैसिफिकेशन हो गया। तब एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब देखते हैं एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट। जो एफर्ट्स है डिसआर्मामेंट के वो इस तरीके से, एफर्ट्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एफर्ट्स बाय नेशंस। एफर्ट्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसआर्मामेंट के थ्रू है, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंसेस और इश्यूज होते हैं स्टेट्स के बीच में या जो स्टेट्स के बीच में है आपस में, जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको जो है सेशन से सॉल्व किया जाए बजाय वॉर के। फर्स्ट एफर्ट जो है इस डायरेक्शन में डिसआर्मामेंट के वर्ल्ड पीस के वो हुआ था 1899 और 1907 में, जब असेंबली मीटिंग हुई थी हेग। फर्स्ट असेंबली में 26 स्टेट्स ने हिस्सा लिया, जबकि सेकेंड असेंबली में 44 स्टेट्स ने हिस्सा लिया। के बावजूद कई कारणों से 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। जो लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश करी गई 14 पॉइंट प्रोग्राम के अंडर यूएसए के द्वारा, जब प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि वॉर को प्रिवेंट करना और एस्टेब्लिशमेंट होना पीस और सेफ्टी। लीग ऑफ नेशंस ने कुछ डेफिनेट एफर्ट्स करे वर्ल्ड पीस के, और कई कारण ऐसे थे जिससे ये फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो। अब दोबारा से इस तरीके का कोई डिस्ट्रक्टिव वॉर ना हो फ्यूचर में, 1945 में यूनाइटेड नेशंस जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया, और जिसको कि हम यूएन के नाम से भी जानते हैं। जो फर्स्ट जनरल मीटिंग हुई यूएन की 1946 में, उसमें बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ डिसआर्मामेंट को लेके, और ये डिसाइड किया गया कि एक एटॉमिक पावर कमीशन का गठन किया। ये प्रपोजल जो है फॉरवर्ड किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 1959 में। ये पॉसिबल था सारे मेंबर स्टेट के, वो जो है मेंबर बन सकते हैं इस कमीशन। इनिशियली मेंबरशिप जो है वो सिर्फ 10 स्टेट्स को दी गई, बाद में इसको बढ़ाकर 18 कर दिया। एक ट्रीटी साइन करी गई इस कमीशन के द्वारा कि का जो है कंट्रोल होगा वेपन्स पे या कलेक्शन ऑफ मिसाइल्स। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 1970 में कि स्टार्ट होता है अब ये दशक डिसआर्मामेंट का। 1975 में जनरल बॉडी मीटिंग हुई यूएन की, तो सोवियत यूनियन और चाइना ने प्रपोज किया रिडक्शन कंपटीशन में जो हो रहा था मिसाइल्स को लेकर, वो जो है उसमें कमी का उन्होंने प्रपोजल दिया। 1986 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस जो है वो यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया। 1998 में इंडिया ने एक एजेंडा प्रपोज किया कि जो है रिडक्शन होना चाहिए एटॉमिक वेपन्स। फिर आता है इनिशिएटिव फॉर डिसआर्मामेंट बाय स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने वॉलंटियर किया डिसआर्मामेंट के लिए ताकि अपने को बचा सके डिस्ट्रक्शन से। 1945 में यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा ने प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन कमीशन के लिए, वो जो है इस डिस्ट्रक्टिव नेचर जो एटॉमिक वेपन्स का है उस पर थोड़ा ध्यान दें। यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर उन्होंने डिक्लेयर किया एटम फॉर पीस। इसी तरह से 1972 में एक ट्रीटी साइन करी गई सोवियत रशिया और यूएसए के द्वारा, ताकि जो मिसाइल्स हैं उनको रिड्यूस किया। 1974 में एक ट्रीटी साइन करी गई दो पावर्स के बीच में, ताकि स्टेट्स को रोका जा सके वो एटॉमिक पावर ना बने, और साथ ही साथ उनको स्टॉप किया जाए कि वो जो है अंडरग्राउंड टेस्टिंग ना करें एटॉमिक वेपन्स। सोवियत रशिया ने जो है एग्री कर लिया, वो जो है अपने पुराने 270 मिसाइल्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगी 1981 तक, और यूएसए ने एग्री किया कि वो डिस्ट्रॉय कर देगी 50 बॉम्ब, जिनके मेनली नाम थे 32B 1985 तक। यूएसए और सोवियत रशिया जो है
उन्होंने साइन किया स्टार्ट 1 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 और स्टार्ट 2 ये स्टार्ट किया था इन लोगों ने 1982 और 1991 में, ताकि एटॉमिक वेपन्स को रिड्यूस किया जा सके। प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ये जो है 1991 में जब सेपरेशन हुआ सोवियत यूनियन रशिया का, और फिर बाद में कि कौन बने प्रेसिडेंट, पुतिन, इन्होंने पूरी सहमति से एग्री किया कि ये जो है अपनी इच्छा से डिक्रीज करेंगे एटॉमिक वेपन्स, और साथ ही साथ कोल्ड वॉर को खत्म करेंगे, ये जो इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा था इसकी वजह से सोवियत रशिया के अंदर। दोनों ही जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव और जो है पुतिन, दोनों ने ही एग्री किया था कि वो एटॉमिक वेपन्स को रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज। जो एटॉमिक टेस्ट हुआ 1974-1998 के में, इंडिया उसमें जो है एटॉमिक पावर बन गया, और इंडिया ने प्रॉमिस किया कि वो एटॉमिक पावर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए ही यूज। तो अब जो है शुरुआत से यूनाइटेड स्टेट्स और जो मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने पूरी कोशिश करी डिसआर्मामेंट, और ये जो है जारी, पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी भी कुछ डिस्ट्रस्ट था अपने बीच में। ये बहुत मुश्किल हो रहा था इस डिस्ट्रस्ट को, यदि भरोसा नहीं हो जो रहता है उस चीज को कंप्लीट तरीके से गायब करना। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक जो कॉन्सिक्वेंसेस है वॉर के, उनके लिए डिसरिगार्ड जो है वो शायद सब में था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें भी काफी हद तक कमी आई थी। लेकिन अब भी जो नॉर्थ कोरिया जो है कंट्रीज जो है वो आज भी बिजी है अपने डिफेंसेस को बनाने में। चाइना भी जो है लगातार बढ़ा रहा है अपने जो है और लोगों की जो जमीनें हैं को हथियाने में कंटिन्यूस वो कोशिश करे जा, जैसे वायलेंट जो टेररिस्ट ग्रुप्स है जैसे कि इस्लामिक स्टेट, वो भी बहुत ज्यादा डर फैला रहे हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो डेवलपमेंट हुआ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का, एयर सर्विस से जो है पूरी दुनिया को एक छोटा सा विलेज बना के रख दिया। जो बॉर्डर है स्टेट्स के काफी पतले हो गए हैं, स्टेट्स जो है वो ज्यादा एक दूसरे पे निर्भर हो रहे हैं। जो आइडियल कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल का, वो अब काफी हद तक सच्चाई बन गई है। जो भी एफर्ट्स किए गए रिमूव करने के लिए सारे ऑब्स्टिकल्स को जो कि डेवलपमेंट के पाथ में आ रहे थे सारे समाज में, भारत वर्ल्ड के अंदर पीसफुल पाथ पर, उसको जो है अब सही तरीके से अंडरटेक किया है यूनाइटेड नेशन ने और उनके सारे मेंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज डेवलपमेंट, ये करते हैं अगले वीडियो।